31 दिसंबर 2004। टेबल एक सेकंड निकाल कर रखिएगा सामने। नहीं बस जर्नलिस्ट आवाज आ रही है? जी डिस्क्लोजर का बड़ा नाम है। एक तो क्या बनाना होता है स्केड्यूल, आप बना लीजिएगा, शायद मतलब आंसर में ना बनाओ, लेकिन मेन जरा जो नई चीज है उस पर फोकस करना है। मैच्योरिटी एनालिसिस और इसके आगे वर्ड्स क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल। इसमें बस जो चीज याद रखने वाली वही है कि जिस डेट पे आप डिस्क्लोज बना रहे हैं उससे ऑनवर्ड चलना और टेबल से ही पढ़ना आना चाहिए। 1 अप्रैल 4 वाला रेंटल तो पे हो चुका है पहला जो है। अब ईयर एंड और दीज डेट्स डिफरेंट है, तो लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर में कौन सा वाला साल आया? नहीं साल बोल दें बस, 5 वाला साल आएगा, तो 5000 यहाँ से शुरू होगा बेसिकली और बस ऑनवर्ड चलता रहेगा 1 to 2 years। जिस डेट पे आप खड़े हैं वहां से आगे चलना आपने, तो लेस देन 1 ईयर में आ गया 2005। अब इससे आगे चलता जा रहा है 1 to 2 years भी कहाँ से देखना है? 4 से 5 से आगे 7, 5 आ गया, 6 आएगा, 7 आएगा, तो ये कितनी दफा 5000 आ जाएगा? कितने बार लिखा हुआ आपने? 2 to 3 years में ये 5 हो गया, 6 हो गया, 2 to 3 years में 7 वाला रेंटल हो गया। आगे क्या होता है? 3 to 4 years, 3 to 4 years में 5000 आ रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था वो निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 में टेबल देखा था, इसमें कोई एग्रीमेंट की जो डेट थी ना वो इस तरह थी, वो टेबल स्केड्यूल जो उसका फाइनेंस टेबल है, उसमें जो आखिरी रेंटल था और परचेज ऑप्शन की अमाउंट थी वो सेम ईयर में इकट्ठी हो रही, लेकिन यहाँ लास्ट रेंटल है 8 में 2008 में और 700 की अमाउंट है 2000, तो वो अलग हो जाएगी 4 to 5 years में। ठीक है, तो वहां इकट्ठी क्यों हो रही थी? अगर सेम ही एक साल के अंदर अंदर एक अमाउंट इकट्ठी हो जाए तो आप प्लस कर लेंगे, अदरवाइज फिर अलग दिखाता रहेंगे। ठीक है क्लियर? सर जाना था सर, अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटिंग ईयर देखना है, इस तरह तो हर लीज का अपना अकाउंटिंग हो जाएगा, हर लीज की बैलेंस शीट अलग हो जाएगी। अकाउंटिंग में देखेंगे बिजनेस का, उसके अंदर फिर जो जो लीजेस जिस तरीके से आ रही हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो आपने किस डेट से ऑनवर्ड सोचना, बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर 4 पे आप खड़े हैं, वहां से आगे एक एक साल के अंदर देन काइंडली इधर, ठीक है प्लीज, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। देन काइंडली पहले जरा 5A पे हैं, फिर मैं बाद में वो 6 डिस्कस करता हूँ। 5A में दो काम हो गए थे पहले क्लास में, कहते थे कहाँ तक हुआ था? अरे प्लीज बताइए तो यार, पूछ ही बैठा हूँ क्या हो गया यार। एंट्रीज हो गई थी, एक्सट्रैक्ट्स बन गए थे, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट्स के बाद एक नोट्स की रिक्वायरमेंट रह गई थी, तो नोट्स में जरा मेरी मेजॉरिटी एनालिसिस बस बनवा दें। लिखते जस्ट लिख। हमारे इंजीनियरिंग स्टार्ट करें। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और द ईयर एंडेड,
बेटा बस करें बातें, क्या करना है, थक जाएंगे। 30 जून 11 कंपैरेटिव के साथ बस कोई एक साल बना दे, मतलब बाद में बनाना चाहिए आपको पूरे वर्ड जरा देखते हैं, मैच्योरिटी एनालिसिस वाला खुद सोच कर। और बेटा प्लीज क्लाइंट ही क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें, ये क्या किस तरह की बातें करने शुरू कर देते हैं। मैंने भी एक बात बताई है, वो कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट क्यों नहीं बना, ताकि आप खुद बना लें। ये बेटा इसलिए नहीं बना कि आप खुद बना लें, यकीन माने। बेटा इसका टाइम नहीं अपना वेस्ट ना किया करें प्लीज, तभी तो रेट के क्लास टाइम पे ज्वाइन हो। मजाक लगा हुआ है, तो इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने खुद बनाना था। अब कंसर्न कौन सा हो रहा है? कोई हो रहा होगा, हमें क्या। प्लीज कहें इसको स्टार्ट करें जिस वक्त हो रहा है। डिस्क्लोजर के वर्ड्स लिखा हुआ, मैच्योरिटी एनालिसिस, आगे प्रोवाइड्स contractual undiscounted lease payments. टेबल सामने रखें, फाइनेंस चार्ट टेबल। जी बेटा शेड्यूल बना, बस कितना बना जरूरत है उसको, कौन सा शेड्यूल, फाइनेंस का एलोकेशन टेबल की बात है, बना लो। बेटा बनेगा यार, खुद बना लेंगे, बना लेंगे, खुद आगे नहीं बना देंगे। जी सर जी, 30 जून 11 के एंड पे खड़े हैं हम, काउंट करके बताएं कितने रेंटल हो गए हैं, इस डेट तक कितने रेंटल हो जाएंगे। चलिए टेबल पूरा नहीं बनाओ, इसमें जरूरत नहीं। टोटल रेंटल कितने हैं, कंसिडरेट करें, कंसिडरेट करें। टोटल रेंटल्स कितने थे, इस टर्म क्या थी, 6 साल की सेमी एनुअल रेंटल्स है, तो 12 में से कितने हो गए, मैं 12 में से कितने हो गए, 4 ही है, 4। तो कितने रिमेनिंग रहते हैं, 8 रिमेनिंग रहते हैं, 12, 13, 14 और 15। लेकिन हर साल में कितने रेंटल आएंगे, तो बेटा वही हो ना बस, कहते कहते रहे। हाँ जी, मतलब पहली हेडिंग में आ जाएगा लेस देन 1 ईयर में, लेस देन 1 ईयर में कौन सा साल फॉल कर रहा है, लेस देन 1 ईयर में कौन सा साल फॉल कर गया मेरे भैया, एक रेंटल है, 2 है, तो सिंपली बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके 5 की पाउंड आती है। 21 साल वाले 2 रेंटल लिखे मैंने, 2012, बाकी कंप्लीट। तो टोटल 8 रेंटल्स हैं जो नेक्स्ट 4 इयर्स में कंप्लीट होंगे। 4 रेंटल्स कंप्लीट हो चुके हैं 30 जून 11 तक, ऑनवर्ड इयर्स में 8 रेंटल्स आ रहे हैं, हर साल 2-2 हैं, इसलिए कंबाइन हो गया है। ये बस 3-4 इयर्स तक ही जाएगा। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन इसमें मैंने इसका टोटल करें और टोटल का भी नाम देख के कहीं लिखा, इस तरह की छोटी छोटी चीजें फाइनल करेंगे। 20 मिलियन के रेंटल्स हो गए सारे,
टोटल इन डिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। वो चेक कर लो, सब कॉपी करवा ली सब सही तरह थोड़ा सा काउंट कर लो, ऊपर नीचे इकट्ठे कर लो। डन है सर? 10 बना लेंगे, बना दो, बनाए कुछ जरा 2 मिनट का डेट लिख के जरा 10 फाइनल कर, बस अब रिपीट हो रहा है तो दोबारा कर लेते हैं आपसे। जो 10 लिखें और एक दफा मेरे ख्याल बना के बना लें सर, प्लीज प्लीज। 10 बनाना, चेक करा भाई के साथ, बनाया हो भाई? आप भी बना, नहीं बना दिया ना? ये फोटो 5 ही सकता है, सेकंड उल्टा 25 मिलियन हो जाएगा। लेकिन अगर 10 के एंड पे खड़ा है तो 11 इज द फर्स्ट ईयर, 11 12 13 14 15 5 है। चलो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 निकालते हैं। ये वाला यूज हो रहा है ना, यही यूज हो रहा है, यही यूज हो रहा है, यही यूज हो रहा है, टोटल नहीं यूज हो रहा है, बदल लगा लें। एक क्वेश्चन नंबर 6 निकालें, एक दो बातें पहले मैसेज सुनना, बाकी करने के बाद फिर आपकी तरफ से कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो बताइए। पढ़ा है सबने क्वेश्चन? ये एक तो बेटा इसमें नई चीजें थी, पहले नए तरीके से थी तो वो मसला हो रहा है। ये सबसे पहले तो करनी मुझे इस डेटा से, आप लोगों ने अगर किया हो तो देख लिखवा दें, वरना क्वेश्चन का बस हम सामने रखें। लीज पेमेंट्स ढूंढ लें। राइट लाइन, लीज पेमेंट्स कितनी पर एनम है, एरियर्स में है, लीज टर्म कितनी 30,000 पे एनुअल रेंटल से कितने हो जाएंगे 5 रेंटल्स, ठीक है। अच्छा थर्ड लाइन में एक अमाउंट दी 5848, ये कोई नहीं, ये कोई ऐसा डाउन पेमेंट नहीं है, पहली बात तो ये कि शुरू में नहीं है, ये एंड में अमाउंट है, और उसके बाद थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ ओनरशिप में ट्रांसफर होना, ठीक है। इस एंड में अमाउंट देनी है, लेसी की तरफ से जानी है, एक ही दफा है या हर साल है, एक वन टाइम अमाउंट है लेकिन स्टार्ट में नहीं एंड में, तो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं परचेज ऑप्शन की शर्त, ठीक है। तो इनको सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 208,424। ठीक, पहली बात तो ये क्लियर होगी सबको। देन डेफिनेटली हमें इनिशियल जब एंट्री करनी है ऑन 1 जनवरी 5 पे, तो हमें फिर प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो 30,000 के 5 एनुअल रेंटल्स हैं, एरियर्स में है,
सारे रेंटल्स में इंटरेस्ट होगा जी, एन्युटी यूज हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.1 हो जाएगा, एनुअल रेंटल्स है, इंटरेस्ट रेट है, कोई मतलब डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं जिसका कल किया था हमने, -5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.1 हो जाएगा। देखिए इररिस्पेक्टिव है कि कोई कॉस्ट उसकी दी हुई है, फेयर वैल्यू दी हुई है, आपने प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे वर्किंग करनी है, वो सेम आया डिफरेंट आया, अभी सिचुएशन अभी गेम स्टार्ट है, इसमें बहुत सी वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। तो सिंपली उसे फेयर वैल्यू को देख के डिसीजन नहीं लेना, वो चाहे उसके इक्वल आ रहा हो या ना आ रहा हो। फाइंड बता दें 5842 की प्रेजेंट वैल्यू आएगी कैसे, बताएं डिस्काउंटिंग कब लगेगा और एन्युटी कब लगेगा। माइनस क्या आएगा, -5 का क्वेश्चन नंबर 3 निकालें रजिस्टर में से, क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट वर्किंग निकालें। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग देखो, उसमें रेंटल्स के साथ -3 क्यों है और 2 मिलियन माइनस, बस इससे चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। एरियस में रेंटल है, सब में इंटरेस्ट है, और एडवांस में रेंटल था, तो फर्स्ट एडवांस होने की वजह से इंटरेस्ट उसमें नहीं, बाकी वो 4 साल बाद अमाउंट थी एंड में 2 मिलियन, ये शायद 5 इयर्स के बाद। डन। 1,50,000 की इनिशियली आप एंट्री कर लेंगे, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर किया। देन इसका आपने एक टेबल बनाया होगा, टेबल निकाल के रखा सामने आपने, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल, बनाया ना, बना दूं यार, बस एक चीज मैंने डिस्कस करनी, इसके मैंने आंसर वाले सामने कर दिया आपने। स्टार्टिंग पॉइंट सर जनवरी 5 और 1,50,000 प्रेजेंट वैल्यू से स्टार्ट होगा जिस अमाउंट से आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड, देन उसके बाद अपने रेंटल्स एरियाज में आते जाए। सिर्फ एक नई चीज में है, दोबारा आप लोग इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 3 वाला फाइनेंस चार्ज एलोकेशन देखें, एलोकेशन टेबल देखें रजिस्टर में से, वहां भी एंड में 2 मिलियन की अमाउंट थी, लेकिन वहां एग्रीमेंट था रेंटल्स के एंगल से एडवांस में और परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो लास्ट रेंटल की डेट थी 1 जुलाई 13, लास्ट देखो उधर, और परचेज ऑप्शन थी 4 इयर्स के एंड में 30 जून 14। इस सेम ईयर में तो अमाउंट आ रही थी लेकिन की डेट्स डिफरेंट, लेकिन यहाँ जो एग्रीमेंट है ये है एरियर्स में इंस्टॉलमेंट से एंगल से, इसलिए जो 5th रेंटल है उसकी डेट भी 31 दिसंबर 9 है, और जो एंड में लमसम पेमेंट है उसकी भी अमाउंट 31 दिसंबर 9 पे ही आ रही है। तो सिंपली जो छोटी सी चीज आपने देखी हो शायद, अगर एक डेट पे, एक ईयर में नहीं, अगर किसी एक डेट पे एक से ज्यादा अमाउंट से इकट्ठी हो जाए तो आपने टेबल बनाते हो सिंपली उनका प्लस कर, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। अपने मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 6 के एंड में देखिए एक नोट लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का एंड हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के एंड में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोर देन वन पेमेंट्स आर ऑन द सेम डेट, इसको अंडरलाइन करें, सेम ईयर की बात नहीं हो रही, सेम ईयर है डिफरेंट डेट्स हैं तो अलग अलग लिखेंगे आप, 1 जुलाई है 30 जून है, डेट्स डिफरेंट है, अलग अलग ही लिखेंगे, लेकिन अगर सेम डेट पे एक से ज्यादा अमाउंट्स एग्रीमेंट में इकट्ठी हो जाए तो सिंपली उनको ऐड करके टेबल बनता है, एवरी अदर थिंग रिमेन्स, मींस आखिरी रेंटल भी किस दिन देना, 31 दिसंबर 9, और लास्ट लमसम भी उसी दिन देना, तो सिंपली टेबल बनाते हुए कंबाइंड फिगर आते हैं, डन हो जाए। कंबाइंड फिगर का मतलब लास्ट 30,000 का रेंटल और 58,424 की एक लमसम पेमेंट, ठीक हो गया तो। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये दोबारा देखें, रिक्वायरमेंट है आपसे लास्ट की एंट्रीज भी रिक्वायर्ड है, इस सेंटेंस में लिखा होगा 5 और 9, तो
5 में तो एंट्री चेक करें जरा। मैं ऐसे ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने किया हुआ, मुझे खतरा लग रहा है। किया हुआ नोट्स में हुआ होगा। फर्स्ट एंट्री आपने की होगी अपने रजिस्टर में, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट 1,50,000। सेकेंड रेंटल, सेकेंड एंट्री आपने की होगी 31 दिसंबर 5 के रेंटल की। लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट। इस ईयर का इंटरेस्ट है उसी ईयर के एंड में पे होता है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट। देन डेप्रिसिएशन का बता दें कितने साल में चार्ज की वो क्योंकि 5A देखें क्वेश्चन 5A। नहीं बेटा आप आंसर ये वाला ना देखें, ये वाला तो सामने है, अपना क्वेश्चन देखें। आपने आंसर निकाल के रखा हुआ है नोट्स में से, ना करिए। उसमें अभी कल आपने 6 इयर्स के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करवाई थी। उसके नीचे नोट पड़े, नोट पड़े अभी टिप्स पे ले बात। वहां परचेज ऑप्शन और ओनरशिप का ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन नहीं थी। Therefore, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ पे बेस पे वर्किंग हुई। यहाँ 5 ईयर लीज टर्म है क्वेश्चन नंबर 6 में, और 10 इयर्स यूजफुल लाइफ है। ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, Therefore 10 इयर्स की बेस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ओके ये प्लीज। अब 9 के एंगल से एंट्री सुन लें, 2009 के एंगल से सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री तो सेम ही 10 इयर्स की बेस पे रहेगी। देन सिंपली बस अब ये अमाउंट इकट्ठी हो गई है, इसमें कोई फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी की कोई जरूरत नहीं है। इस कंबाइंड अमाउंट की वही डबल एंट्री होगी जो पहले आपको पता है। लीज लायबिलिटी डेबिट, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट डेबिट 8039 and cash or bank credit by 8844 31 दिसंबर 2009। इस सारे सालों की एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं थी, 5 एंड 9। तो 9 में जो ये रेंटल की अमाउंट आनी थी कंबाइन में इसकी एंट्री बन। ठीक है, अब बता दें भी आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है। अब ऑप्शनल, असल में वो ऑप्शनल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मींस एक और एंट्री अगर आप करना चाहें, एसेट का नाम है ओन्ड एसेट डेबिट एंड राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट। तो ये मतलब एसेट्स में ट्रांसफर एंट्री है, तो लीज के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, करने तो ठीक है। सिर्फ हो क्या रहा है, हेड वो हेडिंग्स बदल रही है, वरना वही जो अमाउंट होगी डब्ल्यूडीवी की बेस पे ही एंट्री होगी। तो मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है, कर लेंगे तो ठीक है, गलत नहीं है ये। नहीं बेटा जितना बचा उस पर करेंगे, तो 5 साल बाद आप जितने का बचेगा उसी पे करेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है ऐसे इसमें हम जाए, एग्जाम में कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ठीक है हो जानी चाहिए, लेकिन उसका नेट इफेक्ट सिंपली क्या है, एसेट्स में एक वर्ड बदल, तो कर ले गलत नहीं है, लेकिन अगर ना करें तब भी कोई इशू नहीं। अगर आपने कर लिया तो ठीक है जी। कोई और कंफ्यूजन जी? जी जी थोड़ा जरा ऊंचा पड़ेगा। जी जी क्यों? एरियर्स में रेंटल है, एरियर में रेंटल का मतलब होता है हर पीरियड के एंड में। अगर एरियर्स है तो इसका मतलब होता है एंड ऑफ द पीरियड, और अगर एडवांस हो तो उसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब पीरियड से मुराद है कि अगर ईयर है, एक पूरे साल एनुअल पीरियड है, तो एंड ऑफ द पीरियड एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा, एडवांस ऑफ द ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो एरियर्स मींस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ, और अगर एडवांस है तो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। सेमी एनुअल हो तो बोल रहे, एरियर है तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, जैसा कल क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी 5A में। तो एरियर्स एंड ऑफ द पीरियड, एडवांस बिगिनिंग ऑफ द। तो ये तो डेफिनेटली एग्जामिनर स्पेसिफाई करेगा कि ये रेंटल्स एरियर्स में ही एडवांस में, क्योंकि उससे फर्क पड़ेगा। एडवांस में अगर रेंटल है तो पहला जो रेंटल है वो फिर आज ही हो जाएगा, तो वो बगैर इंटरेस्ट हो। ठीक, नहीं जो रेंटल्स की पेमेंट है वो तो लीज एग्रीमेंट के बेस पे होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और भाईजान
ये नई दोस्ती खत्म करें खुदा के लिए, ये अच्छे आगे लेकर इधर इधर कहीं लेकर जल्दी से उठा के चले, नहीं दरम्यान से नहीं, जल्दी जल्दी जो करें जल्दी। एक क्वेश्चन और देखिए प्लीज, अकेले बैठना तो एक चेयर आगे करके बैठ इधर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फर्स्ट लाइन पढ़े। ये जो भाई ने सवाल किया ये मुझे कल भी खतरा लग रहा था लेकिन बात मैं नहीं कर सका। ये क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट लाइन पढ़। A lease was signed, आगे annual rentals are beginning of each year, तो beginning of कौन सा year? अकाउंटिंग में, अगर अकाउंटिंग में बड़ा समझेंगे तो यकम जनवरी को एग्रीमेंट ही नहीं, तो जो रेंटल्स है वो डेफिनेटली एग्रीमेंट के मुताबिक होंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर रेंटल एग्रीमेंट से ऑनवर्ड्स। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो उस वक्त हम ईयर एंड की बेस पे करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन में आपने 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया होगा। वो क्यों लिया? ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर पे एंड होता है, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लेंगे और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। तो डेफिनेटली रेंटल्स जो है वो एग्रीमेंट के हिसाब से डेट्स होंगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना, सेकंड पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नोट्स से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्रीमेंट की स्टार्टिंग डेट बोला 1 मार्च है, पहली इंस्टॉलमेंट की डेट, ये एनुअली इन एरियर्स है, लेकिन एनुअली इन एरियर्स मींस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, लेकिन ईयर एंड आ रहा है 31 दिसंबर में, तो फर्स्ट ईयर एंड में देयरफॉर फिर 9 मंथ्स सॉरी 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन और 10 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो रेंटल्स जो है वो एग्रीमेंट की बेस पर और अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो अकाउंटिंग ईयर पे, ठीक है, यही था ना क्वेश्चन। एक और नहीं पता, मुझे एक बात है, क्या कॉस्ट फेयर वैल्यू में पता? नहीं नहीं सर, नहीं सर, इस फेयर वैल्यू मॉडल तब लिखेंगे जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे होंगे। फेयर वैल्यू का मीनिंग होता है, ये ना कीजिए भैया, नहीं नहीं, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक के साथ। लेट्स से मैं एक मोबाइल लेने किसी शॉप पे गया, सपोज 50,000 रुपीज का मोबाइल आपको पसंद आया, क्या वो 50,000 मार्केट वैल्यू है? सर जी मार्केट वैल्यू है। अगर आप इसे खरीद लेंगे तो आप क्या कहेंगे मेरी मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, उसी को कहेंगे, वही मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट होगी और वही मार्केट वैल्यू बेचने वाले के लिए सेल प्राइस होगा। तो फेयर वैल्यू का तो सिंपली मीनिंग ये है कि अगर खरीदा जाएगा तो कॉस्ट ये है। हाँ फेयर वैल्यू मॉडल अगर है तो वो तो रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंटली हो रही होती है, तो वो तो अगर आपको बताया जा रहा हो कि एसेट रिवैल्यू होना है तो वो फिर बाद में रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करेंगे, वरना यहाँ फेयर वैल्यू सिंपली मींस कॉस्ट है। किसके एंगल से कॉस्ट है ये बताइएगा सोच कर। लेसर, लेसर लेसर कौन खरीदेगा? लेस ही खरीदेगा, हाँ वो खरीद के हैंड ओवर करेंगे, तो कॉस्ट उसकी है और कॉस्ट फेयर वैल्यू क्यों होगी, उसी पे खरीदेगा, मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। हाँ जो बेच रहा होगा वो क्या करेगा, वो सेल प्राइस कह रहा होगा, तो सिंपली व्हाट इज फेयर वैल्यू, कॉस्ट इस केस में। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करा, क्वेश्चन नंबर 1 7710 क्या है? डबल 710 क्या है? खरीदा जाए तो कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 लाख क्या है? फर्स्ट लाइन में होगा, कॉस्ट लिखा हुआ है फॉर फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू भी लिखे तो बात है। क्वेश्चन नंबर 3 में ढूंढना 20 मिलियन, 4 में ढूंढना 170 समथिंग, 5 में ढूंढे रहने तो 5 भी करते हैं, 5A में ढूंढे, 5A में ढूंढे 20 मिलियन, 6 में ढूंढे 1.5 लाख, 7 और 5 अभी रहने दो, अभी देख लेते हैं। लेकिन लेसर के लिए नहीं, लेसर खरीदेगा तो फेयर वैल्यू सिंपली मींस इस वक्त इस कॉस्ट की बात है। बस 5 निकाल,
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बड़ा कोई समझ नहीं रहा। On 31st December 1990, थोड़ा पुरानी डेट्स लिखेंगे. Company leases a machine with an expected useful life of. The cost of the machine is 50,000 and the lease is for 4 years. So next sentence underline करें. A rental of rupees is payable at the end of a quarterly arrear. तो पहली डेट बता सकते हैं रेंटल? एक साल में कितने क्वार्टर? हर क्वार्टर में 3 महीने. तो 31st March 91, then April, May, June, 30th June 91, September 30th September. ये फिर से 4 गिने डेट्स. ये एंडिंग डेट्स बताए क्वार्टर की. हर साल में 12 महीने. 12 महीने कंफर्म है. और क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से. तो देयरफॉर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर. और अगर एग्रीमेंट की डेट दी हुई 31 दिसंबर 1990 और क्वार्टरली एंड में एंड ऑफ द क्वार्टर, तो मार्च एंड, जून एंड, सितंबर और दिसंबर एंड. ठीक है. तो अब 4 साल की लीज टर्म है. 4 साल की लीज टर्म है. क्वार्टरली रेंटल्स हैं तो 16 टोटल रेंटल्स हो गए. तो कैलकुलेट करें. एक लीज पेमेंट की फिगर दी हुई है 4291 multiplied by 16. So what is 68656? Lease payments. Company depreciates the asset over 4 years. And the last line, 16% is discount rate, implicit rate. Requirement A, indicate the way in which the right of use machine and lease liability will appear in the financial statements for the year. Statement of financial position, sorry. 1990 to 1994. क्या मतलब? 5 बन जाने वैसे. 1990, 91, 2, 3, 4. D, prepare disclosure for the year ended 1990 and 91 relating to only maturity analysis. रजिस्टर खोलना चाहिए. अगर क्वार्टरली रेंटल्स हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वही है जिसका हम सेमी एनुअल का था. इसको देख लें थोड़ा. जब रिक्वायरमेंट है तो उससे मांगा राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी. डेफिनेटली आप उसके लिए पेज रखते हैं. कॉलम वाइज बना लेते हैं. एक पेज छोड़ दें. इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पहले शायद हमें थोड़ा सी वर्किंग करनी पड़ेगी. क्या हाल? एंट्रीज चाहे ना भी करें, एटलीस्ट फिगर सामने होने चाहिए. टेबल तो बहुत दूर की बात है. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एसेट ने कितने पे रिकॉर्ड होना. तो आइंदर वर्किंग में अगर एग्जामिनर डायरेक्टली एंट्रीज ना मांगे आपसे और आपको कोई फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए जरूरत पड़े, फिर आप वर्किंग में करेंगे. एग्जामिनर को फर्स्ट पेज पे क्या दिखाएंगे तो उसने रिक्वायर की है. एक एक्सट्रैक्ट है शायद, फिर डिस्क्लोजर है. मतलब पेज एक काफी है. आगे बढ़ते.
जी लीज पेमेंट्स हो गई हैं, वो तो गिवन भी वैसे हैं 4 to 9 months। Four to 9 months multiplied by 16, 6, 8, 6, 5, 6. Then present value of लीज पेमेंट्स तक आ जाए और कैंडी दोबारा सुन के हर एंगल से फाइनल होना चाहिए, चाहे मंथली हो, एनुअल हो, सेमी एनुअल हो। आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 5A की जो वर्किंग की हुई प्रेजेंट वैल्यू की वो निकाल के सामने 12 रेंटल थे, 12 थे, एरियर्स में थे, इक्वल थे, एन्युटी यूज हुआ था, रेंटल की अमाउंट उठाई, ऐसे क्या एन्युटी का फॉर्मूले में इंटरेस्ट रेट तक क्या किया, अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो इंटरेस्ट रेट को अकॉर्डिंगली सेमी एनुअल 6 मंथ्स में कन्वर्ट किया, और रेंटल्स लिखे फिर आपने -12 करके जितने रेंटल्स में इंटरेस्ट था उसी को जरा यहाँ अप्लाई करवाना है, वहां देख के रेंटल की अमाउंट क्या है 4291, 1 माइनस 1 प्लस, अब ये 16% रेट दिया हुआ है, सबसे पहले लेगा डिवाइड बाय 4 क्वार्टरली 4%, लेकिन 4% को जब आप लिखेंगे तो 0.04 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 60 रेंटल। अगर फॉर एग्जांपल ये रेंटल्स इन एडवांस होते हैं क्वार्टरली इन एडवांस, तो पहला 4291 सेपरेट हो जाता है, बाकी एज इट इज वर्किंग होती -16 की जगह -15, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। लेट्स अज्यूम यही मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती है, तो रेंटल पे इंटरेस्ट रेट 16% डिवाइड बाय 12 हो गया था, और माइनस कितना होता है अगर 4 साल है फॉर एग्जांपल, हर साल 12 महीने का मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, 4 इयर्स अगर तो -48, ठीक है। एवरी अदर कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। करना क्या है कि अगर रेंटल्स एनुअल की बजाय सेमी एनुअल या क्वार्टरली है तो अकॉर्डिंगली फिर इंटरेस्ट रेट ने और एन ने अकॉर्डिंगली चेंज हो, तो कंफ्यूजन नहीं हो रहेगी जी। डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट दो ऊपर लेंगे बोलेंगे, अगर क्वार्टरली वर्किंग हो रही है तो दोनों तरफ क्वार्टरली, डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट ही है ना नीचे, वो 16 डिवाइड बाय 4, 16%। साल में 4 क्वार्टर, या इस तरह नहीं करना तो इस तरह करना 3/12, 16% पर एनम, ना भी लिखा तो पर एनम रेट होता है, और इसे क्वार्टरली बनाना तो 3/12 कर लें या डिवाइड बाय 4 कर, एक साल के 4 क्वार्टर या 3 मंथली रेट बनाना, ठीक है। तो 4% आया यहाँ से, और 4% को मैथमेटिकली लिखेंगे तो 4/100, और 4/100 अगर सॉल्व करेंगे तो 0.04, ठीक, ये कंप्लीट करें। नहीं लिख रहे हैं सारी वर्किंग जरूरत पड़ी चलती है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। ठीक है जी आंसर। अब एंट्री पहली बोल रहे राइटर यूज ऐसे 50,000 पे आएगा, फिर डेफिनेटली इसकी डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेके एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन अब टेबल की जरूरत पड़नी है हमें एक्सट्रैक्ट्स के लिए, तो शुरू करें टेबल। कितने साल का टेबल बनेगा, जान दे 6 ईयर यार, खुदा का नाम ले यार बैठ, ये 5 आए यार, 6 हो गए, हो गए लगे 50 साल लाने के, हाँ खाली भी ला लेंगे 2 साल का,
फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल असल में बना ना इसलिए नहीं पता बना रहे लेकिन रिक्वायरमेंट कहीं देख के जरा 1 मिनट आराम से लीजिएगा, मैं जो क्वेश्चन करने लगा हूँ ऐसे जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर देते हैं सोचे समझे बगैर, सोच के सही आंसर देने की कोशिश करें कहाँ तक लेकिन सफिशिएंट होगा रिक्वायरमेंट्स देख के। कल बात हुई 1 मिनट है पूरा पूरा 1 मिनट मैं गिन रहा हूँ, अगर किसी का आंसर आ भी जाए बताना नहीं। पता है 1995 में तो कोई अमाउंट नहीं आनी क्या हो, तो 96 से बना लेते हैं और 4 तक तो बनना ही बनना है। अरे कि कितना सफिशिएंट है, कल कितना तो बना लिए और आगे नहीं बनाना, सॉरी क्वेश्चन में गलत है। डेट नाइनटीन नाइनटी भी शायद आखिरी दिन कोई 1990 से गेम शुरू हुई है। ये फर्स्ट इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय वो चल आपकी क्वार्टरली रेट ले लें या 16% इंटू 3/12 करना पड़ेगा। अभी हर क्वार्टर के बाद इंस्टॉलमेंट आने की वजह से प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट ले लें या क्वार्टरली इंटरेस्ट की वर्किंग करें या 4% या अगर 16 ले रहे हैं तो 3/12 क्लियर बात। रेंटल फोटो नहीं है।
फर्स्ट ईयर कंप्लीट है। डेफिनेटली ये भी प्रैक्टिस है, बगैर प्रैक्टिस कहीं भी नहीं फिट होता। कहीं ये गलती होगी तो कंटिन्यू भी करेगा। यहाँ तक आ गए सर? अब रिक्वायरमेंट ये तरह देखेंगे यहाँ तक आ गए। 1990 के एक्सट्रैक्ट्स यहाँ से बन जाएंगे। 1990 के एक्सट्रैक्ट्स यहाँ से बन जाएंगे। What is the closing balance of 1990? What is the closing? पूरा 50 है यार। उस वक्त तक तो कुछ नहीं पे हुआ, तो बाद में पे होना शुरू होना, तो 50 क्लोजिंग है। उसका ट्रेंड कैसे बनेगा? हाँ डबल टू 91 ग्रेड आ गया। नेक्स्ट 4 प्लस है इस करंट, नेक्स्ट 4, तो ये करंट है और वैध ये रुपये का नॉन करंट है। 1990 यहाँ तक हो जाएगा। 91 का क्लोजिंग के 1991 का क्लोजिंग 4.0271 चौथे क्वार्टर के एंड में। लेकिन फिर अब हमें करंट चाहिए होगा 1992 की जो फिगर है वो फिर करंट बनेगी 1991 के एंगल से। ठीक, ये बात कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर हम मेन चीज पे फोकस करना, इसका जरा आंसर निकल अपने रजिस्टर अपने नोट्स में सर। मतलब ये बनाना तो आ गया टेबल, ऐसे हम इस काम में टाइम वेस्ट करने के लिए आपका टेस्ट भी लेना चाह रहा हूँ। तो पेज नंबर जरा की है कि नंबर नहीं हुई। चलो आंसर तो माशाल्लाह ढूंढने पड़ते हैं। रजिस्टर का अगर स्पेस ऑन रखें, जो आपने स्पेस छोड़ी इसमें एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। स्पीड अप होगा। ये कोई कंपनी नेम है तो स्पीड अप होगी। कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा एज ऑन ना कोई करंट ईयर बता के कोई कंपैरेटिव एंगल से नहीं पूछ रहा। जरा देखिएगा रिक्वायरमेंट, बस सीधे मेरा वाला पूछ रहा है 1990 से। मतलब कंपैरेटिव का एक तरीका ये भी हो सकता था ना कि मैं इस तरह रिक्वायरमेंट लिखता, पढ़े मेरा रिक्वायरमेंट indicate the way in which right of use asset and lease liability appears in the statement of financial position as on 31st December 1994 and comparatives। फिर आप कैसे करते हैं? मतलब अगर आप जाते तो रिवर्स ऑर्डर में जाता, अगर हो जाता ऑल पॉसिबल कंपैरेटिव्स तो फिर 94 93 वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ वो शायद 1990 से सीक्वेंस में गया। ठीक है, क्लियर होगा सीक्वेंस में डाल बनने उस कॉलम 5 कुछ स्पेस रखते हुए इकट्ठे बना ले। नहीं समझ आ रहा कैसे करो, बन जाएगी तो कॉलम्स तो बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज नहीं है, 30 में है तो कितने कॉलम बने? ट्राई करूंगा कि 7 बने। इसे रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिख रहा, वो कब लिखते हैं? अगर कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स यूज करें तो फिर कौन सा ईयर पहले लिखते हैं, जो लेटेस्ट हो, करंट हो। इस साल पे मांगा उससे फिर बैकवर्ड्स जाता है। सॉरी मैं नहीं आगे जा रहा, 1994 तक है।
ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देखो रीजनेबल ये मुश्किल के साथ है। ये राइट ऑफ यूज एसेट्स है नहीं 50,000 में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिसीजन लें देखें बेटा। ठीक है डब्ल्यूडीबी लिखी जा सकती है वो कंपल्सरी नहीं, लेकिन आपने तो लाइब्रेरी की मांग बोल दी। is another name of right of use and asset is another name of जी डिसीजन है एसेट का डेप्रिशिएट कितना समय होगा। अब इसमें इयर्स और यूजफुल लाइफ और लीज टर्म सेम ही दी हुई, ठीक है, लेकिन 1990 से 1991 से वो आखिरी दिन है साल का, तो टाइम बेसिस पे शायद डिवाइड बाय 4 होगा 12,500, लेकिन आगे अब 25,000 एक्यूमुलेटेड आना है, इतने तो बड़े हो जाना चाहिए यार। 97,500 और 94 के एंड में 4 साल पूरे हो जाएंगे, एसेट शुड बी फुली डेप्रिशिएटेड। और एनएम क्या बनता है 12,500 फिर एक्यूमुलेटेड 25,000 37,500। Accordingly, carrying amounts are 50, 37,500, purchase. हेडिंग्स लिखे इकट्ठे हो गए। ये बन गए नहीं अभी। आप फाइनेंस का एलोकेशन टेबल देख लें, कोई एक साल मेरे साथ कर ले, बाकी आपको करना चाहिए, बस कोई एक साल मेरे साथ करना। ये स्टूडेंट्स ओके स्टार्ट दें, रेडी? ये पढ़े जी मेरे साथ टेबल। नाइनटीन 90 का क्लोजिंग ये था 50 बिफोर एनी पेमेंट। नेक्स्ट 4 अमाउंट्स प्लस करके करंट लायबिलिटी और ये वाली अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटी करेंगे 4 प्लस। वैसे माशाल्लाह बड़े हो गए, शॉर्टकट बताएं कि सोच के टेबल देखते चारों में प्लस भी किया जा सकता है और उनका डिफरेंस किन का 90 और 91 का जो क्लोजिंग है इनका अगर डिफरेंस लें तो करंट ही होना चाहिए, अगले साल की अमाउंट ही बनेगी। देख लो दोनों तरफ 97 ये लिखे फिगर्स कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 9729 ये ठीक है बेटा स्टूडेंट्स? ये आप लिखे प्लीज, मैं बाद में लिख देता हूँ। जहाँ वर्किंग की है वहां कहाँ लिखेंगे?
40271 कहाँ लिखेंगे? नॉन करंट में, और 9729 इकट्ठा करके करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट 12 मंथ्स, नॉट द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली है, 4 अमाउंट्स प्लस होंगे। 9729 एंड 40271। इधर ये वाला बंद कर, ये 11 के एंड पे खड़े हो सर, 11 के एंड पे, 11 के एंड पे पहला काम क्या है? क्लोजिंग क्या है? सॉरी 11 कह रहा हूँ, 91 के एंड पे, सॉरी 40, नेक्स्ट 4 करंट, नॉन करंट, 11 381, डबल 1 381, 28 890, ठीक है। ये इंटरेस्ट पेबल नहीं लिखवा रहे हैं, सोच के देख के हर साल एंड में जितने इंटरेस्ट की अमाउंट्स आ रही हैं वो एंड में पे हो रही है, तो वो नहीं पेबल बनना। और फ्यूचर की अमाउंट्स जब टाइम के साथ आएंगी तो तब एक्सपेंस बने, ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल है 1992 और 1993 घर से बनाएगा। कौन सा साल क्या मैंने बोला? तो ये 1994 सबसे चैलेंजिंग ईयर बनवाएगा। 1994 का क्लोजिंग बताएं। लीज खत्म हो गई ना, तो फिर करंट कितना, नॉन करंट कितना? जो इस साल दिया है वो करंट है, और जो उससे पिछले सालों में दिया था वो नॉन करंट। 94 से अब आगे जाना था, तो अगर लीज एंड हो गई है तो नो करंट एंड नॉन करंट पोर्शन, लायबिलिटी ही जीरो है, therefore डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर्स में कुछ नहीं है। तो कौन सा 2 साल फिर आपके लिए छोड़ दिए मैंने? 2 और 3 कर लेंगे। ये पेज डिस्ट्रीब्यूट करना है, आंसर शीट भी जरा वो वाला नहीं, आंसर शीट पहले क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना। ये रजिस्टर वाला बंद करके बैठ रहे हो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन सामने आएगा, अटेम्प्टेबल है। एक एक पहले पेज लेके बैठ पीछे देते रहेंगे। देख ले, आपकी मर्जी है, आपने कहा तो मैं कर लूँ। पहले कौन सा कभी मैंने अपनी मर्जी से किया है? और ईद तक मेहमानी अभी आज से शुरू हो गई है, मेरा क्लास में मुड़ के देखें बच्चे अब ईद रमजान की तैयारियां शुरू कर गई हैं। ये मंडे से तो मुझे खतरा है, बल्कि अल्लाह के मैं आ जाऊँ। असल में सारे रात बच्चे इबादत करते हैं, तो कहाँ आया जाता है सुबह से। ये जरा ग्रुप वाले नुकसान कर देगा, दोबारा पूछना, नंबर सेंड कर दो। बोर्ड पे वैसे मेरा क्वेश्चन मेरे सामने कर दिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर ली। अगर पेज नहीं भी पहुंचे आप पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ लें, आप आंसर शीट आ रही ये अदला अगस्त कर ली आंसर शीट से। आवाजें बिल्कुल खत्म कर दें, पहले चेयर का गैप छोड़ लें, साथ में चेक करते आप बेटा उसको। आवाज आप प्लीज किसी की ना, 1 मिनट रीडिंग टाइम है। सवाल यहाँ से जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है कैंडी बता दो, ये जरा आगे। ये ग्रुप में इनका नंबर मुझे शेयर कर दो, मैं इधर ले देता हूँ।
आंसर शीट एक एक ये बेटा दे दो, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आप दे दो खुद ही कर लो, एक एक लेके गाड़ी पीछे देते थे, आगे से स्टार्ट करो ना इधर से। वर्किंग के लिए एक एक पेज है तो यार, पेज चला, एक एक पेज और दे दो यार सब। ये शुरू से दो, शुरू से स्टार्ट। कहीं अगर बेटा एक्स्ट्रा पेजेस है तो पीछे देने, कोई है कहीं एक्स्ट्रा पड़े पीछे करने थोड़ा, ये पीछे पड़े तो पकड़ के देते जाए, अगर आपके पास है तो करने पीछे दे दो, पीछे पीछे आखिरी लाइन तक पहुंचा दो। क्या हो गया, मस्त करो। क्वेश्चन शेयर में क्या
गेट से ही बैटरी खाली है जी गेट से बैटरी खाली है ना गेट से तो शुरू करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन मैंने क्योंकि प्रेजेंट बिल्डिंग के सारा एसेट लीज पे थोड़ा इस बात को ये करने के बाद मैं तो लिखा सब कुछ बनाना चाहिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़े जो नहीं बनाना वो लिखा हुआ जो बनाना है वो भी लिखा हुआ
ये दरवाजा नंबर बताओ मैं भी लिख
29 ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के इस नंबर पे 3 सेंड 500 सेंड करना। बस पहले 2 मिनट वो एडिट करें और ठीक है सिर्फ ज्यादा टाइम इन लोगों ने देना रिफ्लेक्ट करो भाई। बस जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस उनको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। तो नया क्वेश्चन अभी रहना तो बस कल क्वेश्चंस किए हैं उनको फाइनल कर लीजिएगा। मेरा थोड़ा थोड़ा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में 1-2 चीजें जो रहेगी उनको वाइंड अप कर लें 6 तक। तो लोग देना चाहिए बस सैंपल करवा के दे दें। एक आध मिनट में बस वाइंड अप करें। भाई नया टाइम ज्यादा लग जाता है ये दूसरा बस जो लोग देना चाहेंगे मैं बताते गए। बट आप इधर चेक कर लो स्टेप पे ध्यान तो पीछे से अगर को देना चाहते तो कटने कर देना इसके बाद खुद ही स्टेपल कर देगा आपको फॉलो कर देना फोल्ड कर देगा उसका तो इसको फोल्ड कर दे बाद में स्टेपल खुद ही लगा लेंगे। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर 6 तक काइंडली रिवाइज कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।
है